सबसे पहले जो है मैं चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने वेन्यू प्रोवाइड किया फॉर दिस सेशन। और जब भी हम कोई तारीख या विरसे से मुतल्लिक बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स जो सबसे पहले आती हैं वो वसाइल से मुतल्लिक आती हैं, रिसोर्सेज से मुतल्लिक आती हैं। तो आई थिंक इस लिहाज से आई वुड लाइक टू थैंक चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी। इसके अलावा ग्लोबल शेपर्स लाहौर, मैं खुद भी उनका पार्ट हूँ एक, तो उनको भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। अब हम फॉर्मली जो है वो सेशन का स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पहले से पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुतालिक कुछ तारुफ रखते हैं? अच्छा, आप हैं। अच्छा, आप अपनी कहाँ पे रेट करेंगे आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5 हिस्टोरिकल जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की नॉलेज है उससे मुतालिक? आई थिंक 2। अच्छा, 2.5। अच्छा, उसके अलावा भी अगर बाकी लोग भी बताना चाहें। तो ये मेरे पास एक पूरी तस्वीरों की कलेक्शन है और ये जो डब्बे हमने बनाए हुए हैं इसके अंदर हम इनको लगाते जाएंगे और साथ साथ जो है वो कहानी डिस्कस करते जाएंगे पाकिस्तान की तारीख की, पाकिस्तान के विरसे की। तो सबसे पहले मैं ज़रा आपको BC या BCE में बात करने के बजाय मैं आपको लेके आता हूँ 1850 के आसपास। ठीक है, 1850 में क्या हो रहा होगा? अच्छा, थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाएं। 1850 के आसपास क्या हो रहा था इस इलाके में? 1850 के आसपास क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया। हाँ, अंग्रेजों का यहाँ पे कब्जा था और अंग्रेज दो चीजें बड़े शौक से कर रहे थे इस एरिया के अंदर, जिसका हमारे मुतालिया पाकिस्तान में भी पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया में सबसे अच्छा है, या आपने शायद पढ़ा होगा या उसकी तारीफों के बारे में सुना होगा। एक और चीज कर रहे थे अंग्रेज, ट्रेड, लूटिंग तो खैर वो तो कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक और चीज कर रहे थे अंग्रेज, रेलवे ट्रैक्स। अब रेलवे ट्रैक्स अंग्रेज सरकार ने जो है वो बिछाने शुरू किए और अंग्रेज सरकार बिछाती गई। लेकिन सेंट्रल पंजाब के अंदर, जिसको आज हम सेंट्रल पंजाब बोलते हैं, इस रीजन के अंदर जो है ना, उन्हें, अब आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, नीचे पत्थर होते हैं। ठीक है, अब अंग्रेज सरकार ने जी ऑर्डर लगाया कि जी आप हमें पत्थर दें, जो भी दें। अब लोग जो थे ना उस एक पर्टिकुलर इलाके में ईंटें लेके आना शुरू हो गए और वो ईंटें लाके दे देते थे। अंग्रेज सरकार ने कभी पूछा नहीं कि मतलब ये कहाँ से आ रही हैं ईंटें, बस इतना पता था ये पुरानी जगह है, वहां पे कोई ईंटें पड़ी हुई हैं और वो ईंटें उठा के ले आते हैं और ईंटें आके जो है वो तोड़ के उसकी रोड़ी करके तो है वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं। 1872 के आते आते मतलब वो रेलवे ट्रैक बिछ चुका था और वो जितने भी ऊपर एविडेंस था किसी भी पुरानी बिल्डिंग्स का वो गायब हो चुका हुआ था। कोई गैस कर सकता है कि कौन सी जगह है पाकिस्तान के अंदर? हड़प्पा। सो होता ये है कि हड़प्पा में 1872 में एक शख्स आते हैं अंग्रेज, उनका नाम होता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये नाम आपने शायद सुना हो इससे हवाले से। अच्छा, सो ये जो थे आर्कियोलॉजिस्ट थे और अंग्रेजों ने जो है कई काम बुरे किए, जो कई अच्छे काम किए उनमें से एक था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क़याम। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल था पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुख्तलिफ हेरिटेज साइट्स को मैनेज करने और एक्सप्लोर करने के अंदर। आप लोगों में से इंडियाना जोन्स किसने देखी हुई है? अच्छा, इंडियाना जोन्स। अच्छा, चले, इंडियाना जोन्स के अंदर बेसिकली वो मुख्तलिफ पुरानी जगहों पे जो है वो जाके पुराने रेलिक्स ढूंढ रहे होते हैं, हैरिसन फोर्ड, और बेसिकली वो एक डिपिक्शन है कि अंग्रेज उस जमाने में क्या कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे। और इजिप्ट हो, मेसोपोटामिया हो, इंडिया हो, हर जगह से वो जो है ना ट्रेजर्स उठा के वो लंदन म्यूजियम जा रहे थे, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। ठीक है, तो उसी चक्कर में जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब यहाँ आते हैं और वो यहाँ पे जो है वो एक चीज उन्हें मिलती है। हम सॉरी, जरा हम इसको कहानी के नैरेटिव में कर रहे हैं तो हो सकता है वह थोड़ी सी मुश्किल हो। तो उन्हें वहां पे एक मोहर मिलती है। मोहर का आप लोगों को आइडिया है क्या होती है? सील। ठीक है, अब ये सील थी मट्टी की बनी हुई, इतनी सील्स, इससे भी छोटी कई थी, वो उन्हें वहां से मिलती है और वो उसको वहां से लेके चले जाते हैं। और थोड़ा सा अगर आप लोग देखना चाहें तो वो इस तरह की दिखती थी वो सील। सील मोहर एसेंशियली कोई भी चीज आप ट्रेड पर्पस के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए, वो एक छोटा सा टैबलेट होता है इतना, उसके ऊपर आप कोई भी चीज इंस्क्राइब कर देते हैं, स्टैंप होती है।
ठीक है, वो किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो उन्हें वहां से वो मिली। उन्होंने क्या किया कि वो कुछ थोड़ी बहुत एक्सकवेशन की, उन्हें मिल गया वहां पे कुछ थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं वापस यहाँ से। तो खैर उसके कुछ साल बाद तक जो है वो वहां पे अंग्रेज सरकार हल्का हल्का काम करती रही। लेकिन इस टाइम पे जो है कयास ये था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में कि ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी जगह नहीं है। यहाँ पे इंसान को इतने ज्यादा अरसे से नहीं रह रहे। अंग्रेजों का उस जमाने में या जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका ये गुमान था। मैक्सिमम इसकी 3-3,500 साल पुरानी तारीख जो है वो उन्हें पता थी। अब यहाँ पे जो उन्हें शहर मिला, यहाँ से उन्हें जरा क्यूरियोसिटी भी हुई। और 1921 के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे, सानी साहब। तो सानी साहब आते हैं यहाँ पे और वो एक मेजर स्केल एक्सकवेशन करते हैं हड़प्पा के ऊपर, यानी खुदाई करते हैं। वो आपने देखा होगा, वो लेके फिर रहे होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह। तो वो लोग जो है इसको एक्सकवेट करते हैं और एक पूरा शहर उनके सामने आता है, जिसकी ईंटें जो है वो उठा उठा के रोड़ी बना बना के अंग्रेज सरकार ट्रेनों के ट्रैक में डालती रही और हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज से हमें महरूम करती रही माशाल्लाह। तो खैर एनीवेज हम लोग भी इसमें शामिल थे। हम लोगों ने भी वो ईंटें उठा उठा के बगैर सोचे कि कहाँ से आ रही हैं हमने वो उसको क्रश करके पत्थर छोटे छोटे बना के वो रेलवे ट्रैक्स के नीचे जो पत्थर होते हैं उस पर बिछा दी। अब उसके बाद जो है उन्हें पता लगा कि भाई ये तो बहुत पुरानी जगह। उनके हवाले से तो उनके हाथ में एक चिड़िया आई थी सोने की, पर वो हीरे की चिड़िया निकली। ये तो इतनी पुरानी चीज आ गई है, 5000 साल तकरीबन पीछे चली गई पाकिस्तान की इस खित्ते की तारीख। अब इस पॉइंट पे ये कंटेम्प्रेरी बन गई। कंटेम्प्रेरी मतलब सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी दो और मेजर सिविलाइजेशंस के साथ। कोई बता सकता है कि कौन सी? डेफिनेटली। सो मिस्र के जो अहराम आपको नजर आते हैं वो इस सिविलाइजेशन के आने के बाद बने हुए, बाद के पीरियड के बने हुए। मेसोपोटामिया इराक के अंदर भी जो है बहुत सी चीजें जो है वो या तो इसके टाइम पे हो रही थी या जो है वो इसके बाद शुरू हुई ऑब्वियसली। लेकिन सेटलमेंट्स वहां पे पहले शुरू हो गई थी मेसोपोटामिया में। सो मेसोपोटामिया इस लिहाज से थोड़ा ज्यादा पुराना। एनीवेज हम वापस आते हैं अपनी तारीख पे। अब हड़प्पा के अंदर उन्हें खुदाई करते करते मिला जो सिविलाइजेशन मिली, उसका नाम तो आप सबको पता ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन या वादी सिंध की तहजीब भी उसको कहते हैं। अच्छा मैं वैसे एक सवाल पूछ लूं, आपने अजरक पहनी हुई है? अच्छा चलो मैं भी अजरक के ऊपर आता हूं, ठीक है। अच्छा तो ये जो है उससे भी पीछे चली गई बात, ठीक है, 5000 साल से भी पहले चली गई बात। अब यहां पर हम अपनी पहली तस्वीर जो है वो लगाते हैं, ठीक है जी। सो हमारी पहली सिविलाइजेशन जो है पहली नहीं एक्चुअली, इसके बीच में भी आपको एक डब्बा नजर आ रहा होगा, लेकिन वो मैं कहानी के नैरेटिव में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा उसको बताने के लिए। ये तस्वीर आप लोगों में से पहले किस किस ने देखी हुई है? अच्छा इस तस्वीर का नाम बता सकता है कोई? किंग प्रीस्ट या प्रीस्ट किंग, ठीक है। और ये जो है एक तरीके से पाकिस्तान की वादी सिंध की एक तरीके से पहचान है। अब इसके ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो आइटम है इसके साथ एक और बड़ा मशहूर आइटम मिला था, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल वो एक नाचती हुई लड़की की एक मूर्त है। तो जब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ तो डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग का बंटवारा भी हुआ। तो ये जो है ये कराची म्यूजियम में ओरिजिनल आइटम पड़ा हुआ है और जो डांसिंग गर्ल है वो दिल्ली म्यूजियम के अंदर है। वो क्या है? डांसिंग गर्ल क्या है? वो एक नाचती हुई लड़की की मूर्त है, छोटी सी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, ये भी छोटा ही है। तो ये वहां पे मौजूद है, ठीक है जी। सो अभी हम आ गए अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास, लेकिन मैं जाने से पहले, इससे आगे बढ़ने से पहले जरा एक ही चीज पूछना चाहूंगा। आप लोगों के ख्याल में इंडस वैली सिविलाइजेशन की अहम चीजें क्या होंगी? इस सिविलाइजेशन की कंट्रीब्यूशन क्या होगी? ड्रेनेज सिस्टम, पॉटरी, एग्रीकल्चर वो उसी के साथ आ गया। आर्किटेक्चर एक्चुअली सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्चर हमें नहीं मिला। कोई बड़े बड़े अहराम नहीं मिले, कोई बड़े बड़े महल नहीं मिले, कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। छोटी छोटी चीजें। इवन जो इनका आर्ट है वो भी छोटा छोटा है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये भाई साहब ने अजरक पहनी हुई है, आपने सबने अजरक देखी होगी, आपने भी थोड़ा वैसा ही प्रिंट पहना हुआ है। अब आप ये जरा तस्वीर देखें, इस स्टैचू ने जो चीज पहनी हुई है वो अजरक है और ये तकरीबन 5000 साल पुराना जो है वो स्टैचू है।
और अजरक की तारीख आपको तकरीबन 5000 साल पीछे चली गई। हमें बताया जा रहा था उस टाइम पे कि नहीं, ये तो इतना कोई पुरानी जगह है ही नहीं, यहाँ पे कोई ताल्लुक ही नहीं, लेना देना नहीं। सो हमारा कल्चर एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुराना है। अब एक और चीज़ मैं बताऊंगा, आपने देखा होगा थर की खवातीन को कभी वो चूड़ियाँ पहनती हैं यहाँ तक, वो जो आप अगर कभी डांसिंग गर्ल देखेंगे उसके ऊपर भी वो चूड़ी है। उसके अलावा आपने जो ईंटें हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोपोर्शनड ईंटें हैं, वो भी एग्जैक्ट वही प्रोपोर्शंस हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्वेंट की थी। इसी वजह से वो लोग इतने कंफ्यूज हुए थे, जो लोग वहां से उठा रहे थे ईंटें, उन्हें पता ही नहीं लगा कि ये इतनी पुरानी ईंटें, बिकॉज दे वर वेरी सिमिलर तो जो भी अंग्रेज सरकार के ज़माने में या मॉडर्न दौर में हम भी यूज़ करते हैं ईंटें, उसको जो है वो लोग देख रहे थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मोहनजोदाड़ो से मिली थी, और वो था एक बिलबोर्ड। आपने एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड्स देखे होंगे। अब वो एक बहुत बड़ा सारा एक वो बिलबोर्ड है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जो इसका स्क्रिप्ट है ना, जो इनकी तहरीर है इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों की, आज तक किसी से डीकोड नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। बाकी सिविलाइजेशंस के लिए, इजिप्ट के हायरोग्लिफिक्स के लिए और बाकी पुरानी राइटिंग्स के लिए एक टैबलेट है जिसका नाम अगर कोई बता सके। वो बेसिकली ट्रांसलेशन है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज और फिर तीसरी लैंग्वेज में, 3 एंशिएंट लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन है। उसको बोलते हैं रोजेटा स्टोन, ठीक है। लेकिन रोजेटा स्टोन पे अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्रांसलेशन नहीं थी। तो खैर वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो किस रिलीजन से ताल्लुक रखते थे, वो क्या सोचते थे, उनकी पॉलिटिक्स क्या थी। जो भी उनके बारे में कयास हम कर सकते हैं वो एसेंशली आर्कियोलॉजिकल रिमेन से ही कर सकते हैं। कोई बड़े बड़े शहरों के नाम हड़प्पा के अलावा आप बता सकते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हों? हाँ, कोडीजी। उसके अलावा चलें, ठीक है। उसके अलावा भी वैसे सबसे जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था वो अफगानिस्तान में था। उस साइट का नाम है शोरतुगई, और वो वहां से लेके इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात तक फैली हुई थी। बिल्कुल डाउन बाय द अरेबियन सी एक जगह है लोथल, और वहां पे जो है वो मौजूद थी। बल्कि एक्चुअली अरेबियन सी से थोड़ा पीछे है वो। खैर एनीवेज, उसके ऊपर हम कभी इंडस वैली के डिटेल सेशन के अंदर जो है वो बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारी तारीख कितने साल पीछे तक चली गई? 5000 से 6000 साल पहले। 1947 आ गया। मैं भी जरा थोड़ा आगे फिर रहा हूँ अपनी स्टोरी के अंदर। 1947 आ गया। 1947 में क्या हुआ? अंग्रेज बहादुर चला गया। अंग्रेज बहादुर चला गया तो हमने कहा भाई वो आर्कियोलॉजी भी अपने साथ ही लेके जाए, हमने कुछ नहीं करना उसके बाद। तो खैर उसके बाद जो है हमने कोई फाइंड्स नहीं की, कुछ नहीं किया। इंडिया वाले लगे रहे। इंडिया वालों ने मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा शहर ढूंढ लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपने पास, और हम जो है वो लगे रहे। 60s में 50s में कुछ आते रहे फ्रेंच और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट, और वो आके कोशिशें करते रहे कि वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइट्स हैं उनको डिस्कवर कर लें। 1974 में एक और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप आता है, और वो बलोचिस्तान की एक जगह के ऊपर जाके खुदाई करते हैं। उस साइट का नाम अगर किसी को मालूम हो, मेहरगढ़। अब मेहरगढ़, मैं यहाँ पे तस्वीर भी लगवा देता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अब मेहरगढ़ कितना पुराना है, कोई बता सकता है? 9000 साल। 7000 BC, तकरीबन 9000 साल पुराना। और अब हमारी तारीख जो नोन कल्चरल सेटलमेंट्स की साइट्स हैं वो कहाँ तक चली गई? 9000 साल तक, यानी 7000 BCE तक। सो ये यहां तक आपको नजर आ रही है। सो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी सेटलमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे हमें पॉटरी वगैरह भी मिली है, सब कुछ मिला है। और उससे पहले जो है हमने शुरू की थी बहुत पुरानी तारीख। ये एक्चुअली म्यूजियम में पड़े हुए सोन वैली के कुछ आइटम्स हैं, वो पत्थर के हथियार जो भी होते हैं वो पड़े हुए। तो यहाँ पे अभी तक हम आ गए अपनी 7000 और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ एक बड़ी हैरानकुन चीज होती है, ऑलमोस्ट आर्कियोलॉजिकल टर्म्स में ओवरनाइट गायब हो जाती है। मतलब बिल्कुल 100-200 साल के अरसे में नामो निशान गायब हो जाता है इस सिविलाइजेशन का। कोई बता सकता है कि क्यों? 900 सालों में गायब हो जाता ना। 100 से 200 साल के अंदर टोटली वैनिश आफ्टर द सिविलाइजेशन। हाँ, सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती है। हाँ,
वो तो लोग भी गायब हो जाते हैं इनके। Earthquake। एक थ्योरी है, फ्लड एक थ्योरी है, Aliens का आना भी आर्यंस का आना एक और थ्योरी है। इसके ऊपर हम अगली बात हम इस पे शुरू करेंगे। इसके अलावा एक ये भी है कि ड्राउट, कहत आ गया। क्या कोई रिलीजियस रीजन भी हो सकती है, जैसे पहली कौमें तबाह हो जाया करती थी? प्रॉब्ली उसके लिए आपको फिर थोड़ा रिलीजियस सोर्सेस को जो है वो करना पड़ेगा टैप इन। लेकिन एसेंशियली हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल ऑफ अ सडन अबैंडनमेंट है इन साइट्स की ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 100 to 200 years। सिग्निफिकेंटली लो, हाँ, तो लोग भाग गए बहुत कम टाइम। और वहां के लोग भी भाग गए अपेरेंटली। तो खैर एनीवेज, इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो बड़े अरसे तक चली है, जिसको कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कोई बता सकता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है? आर्यंस नॉर्थ से आए थे, यूरोपियन वाली साइड से। सेंट्रल एशिया से। हाँ, हाँ, और उन्होंने आके कॉन्कर किया था। या ठीक है। ये सब कितने लोगों ने ये किस्सा सुना हुआ है? ये बात सुनी हुई है? और वो सभी पढ़ते हैं बुक्स में, हाँ। टेक्स्ट बुक्स में यही है। आपकी हिस्ट्री अच्छा। टेक्स्ट बुक में जो होता है। हमारे बहुत बड़े बड़े कुछ तारीखदान टीवी पे भी बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि आज से 10 साल पहले भी ये थ्योरी जो है वो बंक हो चुकी थी, डिसप्रूव हो चुकी थी। लेकिन आज तक भी जो है वो लोग ये बात कर रहे हैं, यही बात पढ़ा रहे हैं। और अगर टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा हुआ है तो फिर तो माशाल्लाह। क्योंकि बेसिकली ये जो थ्योरी है इसकी बात यहां से शुरू हुई थी कि एक, अब हड़प्पा या मोहनजोदड़ो एग्जैक्टली मेरे जहन से इस टाइम पे निकल रहा है, लेकिन इन दो शहरों में से एक शहर पे आई थिंक हड़प्पा था, भारत। वहां पे एक छोटा से कमरे में 14 ढांचे मिलते हैं। अब इस सिविलाइजेशन के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि बड़े अमन पसंद लोग थे। कोई वेपन्स, बड़े बड़े मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स जो इजिप्ट या मेसोपोटामिया के पास थे, यहां कुछ नहीं मिला उनमें से। यहाँ पे छोटे छोटे वेपन्स जो पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल उसमें इस्तेमाल हो रहे होंगे वो मिले। हाँ, लेकिन जंगी वेपन्स भी हैं, लेकिन कोई मैस स्केल पे यूज नहीं है उनका। अब अंग्रेज बड़े परेशान थे, यार केड़े लोग ने 2000 साल निकाल गए हैं बगैर लड़े। उन्होंने कहा फड़े गए, यहां पे भी लड़ाई हुई है। तो उन्होंने इन 14 लोगों को पकड़ा और उन्होंने कहा जी ये मैसेकर हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा। और फिर वहां से जो है वो पूरी एक थ्योरी निकली कि, क्योंकि ये तो पता था कि सेंट्रल एशिया से लोग यहाँ पे आए हैं, आर्यन लोग जो है वो इधर आए हैं, तो वो इन्वेजन की थ्योरी भी बनती गई। और कहा यह जाता है कि ये लोगों ने जंगों पर अपनी फौज पे कुछ नहीं लगाया, तो इसके बाद जो है वो जो भी आया उन्होंने थप्पड़ मार के साइड पे कर दिया। अब हो सकता है कि किसी हद तक इसमें सच्चाई हो, लेकिन आर्यन इन्वेजन जो है वो आर्यन माइग्रेशन है असल में, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। बहुत लाइक उसमें जो है वो आते रही हैं, वेव्स आती रही हैं उन लोगों की, ठीक है। और वो लोग इस जगह पे अपना घर बनाते रहे हैं, ठीक है जी। यहां तक नींद तो नहीं आ रही किसी को? I wish you were my history teacher. स्कूल में हिस्ट्री इतनी फाइन थी सिखाएगी। अच्छा चले, आई होप के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन भी आप लोगों के यही जज्बात हो। अच्छा खैर, एनीवेज अब अगली जो सिविलाइजेशन है या जो अगला पीरियड है वो कोई नाम बता सकता है कि क्या है? कोई आइडिया? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। इस बुक का नाम सुना कभी? ऋग्वेद, yes. मैं ख्याल से मैं देखी हुई है। Vedic religion? वैदिक रिलीजन, ऋग्वेद। सो बेसिकली ये ऋग्वेद के अलावा भी 3 और वेद हैं। इस पीरियड को बोलते हैं वैदिक पीरियड। यार ये इधर लगा दो, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, जिसको वैदिक हिंदुइज्म बोलते हैं, उसकी शुरुआत हुई है इस पीरियड के अंदर। और बेसिकली आर्यंस के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है कि उन्होंने आके जो है इस रिलीजन को शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन को ही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और किसी तरीके से, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें चीज है, एक सील है, वही जो हमने मोहरें देखी थी ना, उनमें से एक सील के ऊपर एक योगिक पोस्चर में, तो वो योगिक पोस्चर में एक कोई चीज बैठे हुए, कोई एंटिटी बैठी हुई है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो लॉर्ड शिवा है। अब शिवा जो है हिंदुइज्म के एक मेन डेटी हैं, तो वहां से कई लोगों ने अंदाजा लगाया जी। एक स्वास्तिका की भी सील है ना? जी, वो हिंदुइज्म में यूज होती है स्वास्तिका एक्चुअली काफी मेजर थीम है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ये भी हमारी चीज यूरोपियंस ने चोरी कर ली, स्वास्तिका। और अनफॉर्चुनेटली अब आप स्वास्तिका बनाओ तो वो बहुत रॉन्ग इंप्रेशन जाता है उस चीज का, क्योंकि वो हिटलर साहब को आर्यन सुप्रेमेसी याद आई थी एक जमाने में।
तो उन्होंने वो बर्बाद कर दिया जी। बट स्वास्थ्य का अगेन स्वास्थ्य इज अ सिंबल, आई कांट एक्चुअली ड्रॉ इट, अदरवाइज ये सोशल मीडिया पे जानी है वो चीज उड़ जाएगी। एक्चुअली इस तरह का सिंबल होता है जो आपने देखा होगा, नाजी सिंबल आपने देखा है? वो होता है एग्जैक्टली। सो वो बेसिकली इधर का सिंबल है। आप हिंदू टेम्पल्स पे जाएंगे, हिंदू साइट्स पे जाएंगे, आपको नजर आएगा वो सिंबल। खैर एनीवेज, यहां पर आते हिंदुइज्म का आगाज होता है। 4 वेद लिखे जाते हैं जिनमें ऋग्वेद है, अजुर्वेद है और 2 और वेद हैं जिनके नाम मेरे ज़हन से इस टाइम पे निकल रहे हैं, बट आप उसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। सो एनीवेज, यहाँ पे ये तकरीबन 1520 जो कि इंडिजिनस लोग थे यहाँ के, और वैदिक रिलीजन बाद में स्प्रेड हुआ है वहाँ पे, मतलब हिंदुइज्म आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हुआ है। इनिशियली जो है उसका सेंटर यही एरिया था। तो खैर एनीवेज, वेद एसेंशली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे हिंदुओं के, वो मेडिटेट जब करते थे तो वो आवाज़ें सुनते थे और वो आवाज़ों को अपने तई इंटरप्रेट करते थे, और वो जो है एसेंशली उनकी राइटिंग्स आगे वेद हैं, और उसके ऊपर जो कमेंट्रीज हैं वो वेदांग या उपनिषद कहलाती हैं, और वो भी वेदांतिक या वैदिक रिलीजन का एक आगे एक्सटेंशन है। जो उनकी आवाज है वो वेद है। वो मेडिटेट जब करते थे ना, तो वो नेचर की आवाज़ें सुनते थे, उससे वेद कहते हैं, उसको वो इंटरप्रेट करते थे, और वो जो उन्होंने बातें बोली हैं, कही हैं, वो पहले तो ओरली चल रही थी, बट इवेंचुअली उनको जो है वो लिखा गया वेद की फॉर्म में। वो एक नाम भी उसके अंदर आता है, वो मेरे ज़हन से अभी निकल रहा है, लेकिन खैर एनीवेज वो हम काफ़ी ज़्यादा डाइग्रेस कर जाएंगे। तो अगर आप सिंपली कहें तो वेद क्या है अगर वन लाइन में? वेद इज अ स्क्रिप्चर जो कि ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। इट्स होली स्क्रिप्चर, आप इसको इस तरीके से समझ। ऋषि मुनि कौन है? ऋषि जो मेडिटेटर्स, मेडिटेटिंग स्पिरिचुअल लोग जो जंगलों में या बनवास लेके जाया करते थे और सोचा करते थे। एक और सवाल है जी, मैंने पूछना था कि हिंदुइज्म मतलब उतना पुराना नहीं है जितना पुराना ये खत्ता है। इतना पुराना नहीं है जितना पुराना ये खत्ता है। खिता, हाँ ये बहुत पुराना है, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप अगर किसी हिंदू से बात करेंगे तो दे विल प्रॉबेबली डिसएग्री विद दिस, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर थ्योरीज हैं कि हिंदुइज्म एक्चुअली कितना पुराना है, बट आर्कियोलॉजिकली और साइंटिफिकली तकरीबन 3000 से 3500 साल, ठीक है, इतना, ये तकरीबन 1500 BCE का टाइम पीरियड है। खैर एनीवेज, यहां तक हम आ गए वेदों तक। यहां तो नहीं कोई नींद आ रही किसी को? अच्छा चलें जी, अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। यहां पे पाकिस्तान या इस खित्ते की हिस्ट्री जो है ना, वो गड़मड़ होना शुरू होती है। एक ही वक्त में बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ रीजन्स में चल रही होती हैं। सो इस पॉइंट के ऊपर जो है हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट या बहुत प्रोमिनेंट फीचर्स की ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, इन भाई साहब को कौन जानता है? ये उर्दू और पर्शियन लिटरेचर में बड़े मशहूर हैं। नहीं, एंशिएंट पर्सनैलिटी है। डेरियस तो नहीं है? डेरियस, दारा। सो ये एक बहुत ही अजीम बादशाह इन्हें गर्दाना जाता है क्लासिकल ईरान का या पर्शिया का, और तकरीबन 530 BCE के आसपास इन्हें ख्याल आता है कि अब हमारी बारी है हिंदुस्तान पर कब्जा करने की। तो ये इधर आ जाते हैं, या जहां पे पाकिस्तान आज मौजूद है वहां पे ये कब्जा जो है वो अपना करते हैं। अगले तकरीबन 200 साल तक मोरलेस। जी, किस हिस्ट्री में पर्शियन और किस हिस्ट्री में पाए जाते हैं? पर्शियन और उर्दू लिटरेचर में भी इनका काफी दफा नाम आएगा, दारा का। अजीम कहानियों में, आपको पुरानी कहानियों में, अजीम बादशाहों में इनका नाम अक्सर मिलेगा। तो डेरियस जो है उसके बाद तकरीबन 200 साल तक इनकी हुकूमत रहती है किसी न किसी फॉर्म में। फिर अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरे से थोड़ा सा एरर हुआ है पिक्चर्स प्रिंट कराने में, और थोड़ा सा इसको टाइमलाइन को ठीक तरीके से करने में, लेकिन ये नहीं अभी बैठे रहे। ये एक और तस्वीर है, एक मिनट। ये इन भाई साहब को कौन जानता है? ये वाले भाई साहब, अलेक्जेंडर। सो ये भाई साहब हैं अलेक्जेंडर या सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ये 326 BCE में पहुंचते हैं यहाँ पे दुनिया फतह करने के लिए। और यहाँ पे इनकी एक बहुत मशहूर राजा से लड़ाई होती है, अगर उस राजा का नाम कोई बता सके। राजा पोरस, जो कि एक बहुत वेलिएंट रेजिस्टेंस दिखाता है सिकंदर आजम को, जो कि बहुत कम उसे मिली थी। बट शॉर्टली आफ्टर जो है वो सिकंदर आजम का इंतकाल हो जाता है, और जो उसका एम्पायर यहाँ तक पहुंचा होता है वो डिसइंटीग्रेट होना जो है वो शुरू हो जाता है।
अच्छा जी, सर एक और पोस्टर फिगर है इस खत्ते की हिस्ट्री की। ये आपने तस्वीर कहाँ देखी होगी? और It's like something like Ashokan pillars. फाउंटेन्स पे हाँ, ये अशोका के जो पिलर्स हैं एसेंशली। अशोका एक, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये अलेक्जेंडर के बाद जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई थी और एक एम्पायर बना था इस रीजन में जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। ठीक है, और मौर्यन एम्पायर जो है वो, हाँ जी, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके रूलर, और उनके पोते थे अशोका। और अशोका ने जो है वो पूरे जितनी भी अपनी सल्तनत थी उन्होंने जगह जगह पिलर्स खड़े करवाए थे और उसके ऊपर जो है वो ये सिंबल लगाया था। अच्छा, ये भी किसी को पता नहीं था। अच्छा, हम लोग भी अखीर ही थे, भूल गए थे कि ये कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। ये भी आके जो है बहुत लेट फिर डिस्कवर हुआ था और फिर पता लगा था कि जो भाई अशोका भी कोई चीज़ थी। और अब ये जो है ये एम्बलम 3 लाइंस वाला वो इंडिया की नेशनल सील है। आप, हाँ, सो वो आप जहाँ भी देखेंगे इंडियन सील्स देखेंगे ऑफिशियल, उनके पासपोर्ट पे, उनकी गवर्नमेंट की कहीं भी, तो वो 3 फेसेस होंगे अशोका के। ठीक है जी, शाहरुख खान की एक फिल्म भी है अशोका। तो इस टाइम पे नहीं आया था? नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑलमोस्ट सेम टाइम बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था उस टाइम पे, तो वो यहाँ पर इंटरसेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना काफी सारी चीजें जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी आगे पीछे होंगी, सेंस नहीं बना रही। सेंस बनेगी जब आगे जाएगी अभी बात। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं अगली चीज पे। अच्छा जी, यहां तक कंफ्यूजन किसी और को होना शुरू हुई है हिस्ट्री की, या अभी तक क्लियर चल रहा है? अच्छा जी, सो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका दोनों के बारे में, अशोका द ग्रेट बोला जाता है अशोका को। अशोका सम्राट भी तो बोला जाता है। प्रॉबेबली आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, हो सकता है बोला जाता हो। Empire को बोलेंगे ना? हाँ, सम्राट रूलर होता है, तो प्रॉबेबली शायद बोलते हो। कितने लगाना? ये इंडिया का एक सीरीज यहाँ पे, इस पे चल रहा है पूरा। अच्छा, हाँ, वो रूलर को बोलते हैं सम्राट। अच्छा, अब ये जो है ना, अब हम इस टाइम पे पहुंच गए हैं। अब ये यहाँ पे ग्रीक्स भी जो है ना वो अभी तक हैं यहाँ पे किसी ना किसी शक्ल में। तो अब क्लासिकल पीरियड बोलते हैं इस टाइम को, जहां पे अब हम घुसने लगे हैं 155 BCE और या इसके आसपास, जो आगे अब हम चलेंगे। तो यहाँ पे इंडो ग्रीक्स की हुकूमत आती है, यानी जो रल मिल गए होते हैं उनके फौजी यहाँ पे रह के इंडियन लोगों के साथ, इंडो ग्रीक्स, इंडो पार्थियंस, इंडो स्काइथियंस। ठीक है, सो वो मुख्तलिफ कुशान एम्पायर। ठीक है, सो वो मुख्तलिफ शक्लों में जो है वो लोग निकलते रहते हैं यहाँ पे। और एक और एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आगे जाके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ, इस बुद्धा के आपको इस किस्म के स्टैचूज नजर आएंगे इस टाइम पीरियड में। ये ग्रीक आपको आर्ट का टच नजर आएगा अंदर। और बाय द वे इस टाइम के ऊपर यहाँ पे प्रेवलेंट रिलीजन स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान वाज बुद्धिज्म एंड कंटिन्यू टू बी सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अनलाइक जिस तरह लोग सोचते हैं कि शायद हिंदुइज्म रहा होगा, था, हिंदुइज्म भी डेफिनेटली था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रूल बुद्धिस्ट का चल रहा था प्राइमरली, ये मोस्टली जितने भी किंगडम्स थे ये बुद्धिस्ट थे। तो खैर उनका यहाँ पे तसल्लुत चल रहा था। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में तो जो गिलगित वहां तक भी, नीचे आप जहां पे अभी हम हैं ये भी आप नॉर्थ में ही समझ लें, नॉर्दर्न पंजाब पूरा, NWFP KP के एक्चुअली, हाँ जी, स्वात, सारा कुछ ये नॉर्थ पाकिस्तान है। सर वो चंकिया किस पीरियड में? अच्छा, हाँ, वही मैं अभी आपको बताने लगा हूँ उसके बारे में। वो इंटरेस्टिंग बात में थोड़ी सी वही याद आई थी मुझे एक्चुअली, सो वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा जी, ये तो आप में से मेरा ख्याल है 50% लोगों को पता होगा, ये बड़ी मशहूर तस्वीर है। इस तरह की कई बड़ी मशहूर तस्वीरें हैं बुद्धा की। Preaching pose of Buddha. हाँ जी। धर्मचक्र, he is जी holding a धर्मचक्र. जी, ये तस्वीर बड़ी कॉमन है। और एक है जो काले पत्थर के ऊपर बनी हुई है, फास्टिंग बुद्धा बोलते हैं उसको। सो ये है गंधारा सिविलाइजेशन। सो ये गंधारा सिविलाइजेशन के राइज का टाइम है तकरीबन 1st सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी AD तक या CE कॉमन एरा तक। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती हैं, मुख्तलिफ एम्पायर्स रहते हैं। गंधारा सिविलाइजेशन इन इट्स ओन कोई एम्पायर नहीं था, इसको जो है वो कुशान्स भी रूल करते हैं, इसको गुप्तास भी रूल करते हैं, और इसको वगैरह वगैरह रूल करते हैं। अब आपने बात की थी चाणक्य की, उनका असल नाम है चाणक्य, चाणक्य, एक और भी नाम है। हाँ। सो चाणक्य जी जो हैं उन्होंने वो पाए जा रहे थे इस पीरियड में जो कि पहले मौजूद था, लेकिन टेक्सला यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा।
वो लफ्ज भी एक्चुअली तक्षशिला है, लेकिन उसको टैक्सला बोलते हैं। अब जो तक्षशिला है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वो इस पीरियड में है, ठीक है, इसके बाद और इस पीरियड के अंदर चलते चलते तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये बात आप में से कितने लोगों को पता थी? अच्छा, इसका कंपेटिटर कौन है? एक और क्लेम भी आता है दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का, नालंदा यूनिवर्सिटी फ्रॉम बिहार, वो बिहार इंडिया में है। अब इन दोनों में डिस्टिंक्शन मैं आपको बता देता हूं। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो एक्चुअली है पुरानी, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन की यूनिवर्सिटी होती क्या है उस पे कॉन्फ्लिक्ट है। जो दूसरी नालंदा यूनिवर्सिटी है वो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां हॉस्टल भी था साथ में। तक्षशिला के साथ एज सच उस तरह की वो फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए उसको कई लोग जो है वो कंसिडर नहीं करते टू बी द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। बट एनीवेज रिगार्डलेस ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है दुनिया की। आज भी टैक्सला यूनिवर्सिटी फंक्शनल है? नहीं, वो तो रूइंस में एक और टैक्सला यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो जो तक्षशिला की ओरिजिनल यूनिवर्सिटी है उसके रूइंस हैं वहां पे। एक और बहुत मशहूर नॉवेल है बहुत उर्दू अदब का, जो इस सेटिंग के अंदर तक्षशिला यूनिवर्सिटी की सेटिंग के अंदर लिखा हुआ है, उसका नाम अगर किसी को बताओ। आग का दरिया, कुरतुल ऐन हैदर। तो वो उर्दू अदब का एक बहुत शाहकार नॉवेल समझा जाता है, वो इस पीरियड के अंदर सेट है। खैर, अब हम आते हैं आगे। अच्छा जी, ये हाँ, सॉरी, हाँ, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जी जी, वो चाणक्य नीति पढ़ के आया था। हाँ, वो उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, मेरे पास एक्चुअली वो भी घर पे पड़ी हुई थी, मैं लाना भूल गया, लेकिन खैर एनीवेज, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। ये आप लगा दें, हाँ जी, ये यहाँ लगा दें। अच्छा जी, ये है गुप्ता एम्पायर, जो कि तकरीबन 4वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी तक रहा, और इसके ही डिमाइज के बाद जो है वो एक्चुअली गंधारा का भी डिमाइज आया था। इस पीरियड को बोला जाता है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा अक्सर ये नाम, अक्सर ये लफ्ज सुना होगा। और गोल्डन एज ऑफ इंडिया उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर मैथ्स, साइंस और इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत मेजर एडवांसमेंट्स हुई थी। और एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि जो जीरो है, जीरो भी इसी टाइम पीरियड के अंदर इन्वेंट हुआ था। आज हमें बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जीरो को इन्वेंट करने की क्या जरूरत पड़ी होगी। वो उन्होंने बाकी दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया था, बट ओरिजिनली यहाँ पे हमारे खित्ते में डिस्कवर हुआ था। और फिर उसको उन्होंने एक्चुअली जो सिंबल है जीरो का, वो अरब्स ने इंट्रोड्यूस कराया था। बट जो आइडिया है, हाँ जी, वो जो सिंबल है ना, वो सिंबल अरब्स ने इंट्रोड्यूस कराया था। बट जीरो एज एन आइडिया बहुत टाइम से जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो खैर, वो इस एरा की सबसे अहम वो है अचीवमेंट। अब हम आगे थोड़ा सा जरा तेज चलेंगे क्योंकि देयर इज अ लॉट टू कवर। और अच्छा, आप ये एक पकड़ लें और ये आप लगाइएगा यहाँ पे, और मैं ये यहाँ पे लगाऊंगा। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कैन यू टेल व्हाट गंधारा इज अगेन? गंधारा इज अ रीजन जिसका ओरिजिनल लाइक लोकल अगर आप उसमें बोलें तो गंधार वर्ड है, गंधार की तहजीब या गंधारा सिविलाइजेशन। एंड वेयर इज द करंट डे गंधार? गंधार आप पोटोहार और इसके इर्द गिर्द प्राइमरली जेहलम, टैक्सला, ये सारी जगह जो हैं। और गंधार एक्चुअली बहुत पुराना रीजन है, इसकी मैं आपको बात भी बता देता हूँ। आप में से महाभारत का नाम किसने सुना होगा? उसका क्या मतलब है महाभारत का? इट वॉज एन हिस्टोरिकल बैटल। वो एक बुक है, एक्चुअली बुक है, एपिक है। उसके अंदर भी गंधार का मेंशन है एज अ किंगडम या एज अ रीजन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मैंने तस्वीरें लगाई हैं अभी इस पॉइंट पे, ये एक है तुर्क शाही की और एक है हिंदू शाही की। हिंदू शाही का नाम सुना आपने से कभी किसी ने? अच्छा, हिंदू शाही एसेंशली एक, आप अगर कभी जाएंगे अंब एक जगह है डीजी खान, इस रीजन में आपको बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स मिलेंगे। मलोट के टेम्पल्स हैं, अंब के टेम्पल्स हैं। सो वो इस पीरियड के अंदर बने हुए हैं। और उससे पहले जो है जो थी वो
तुर्क शाही थी। इनको कंबाइंडली काबुल शाही भी कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरली उसी रीजन से आ रहे थे यहाँ पे रूल करते हुए। और आप देखेंगे कि हमारे खत्ते में जहाँ पाकिस्तान है, इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के दौरान भी काफ़ी एक्चुअली ऐसा टाइम रहा है जब अफगानिस्तान से ये खत्ता रूल होता रहा है, ठीक है। और रिवर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे था व्हेन दिस रीजन वाज रूलिंग दैट रीजन। सो इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा लिंक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जो कई हजार साल पहले तक जाता है। अच्छा जी, 712 सीई में एक्चुअली मैं जरा थोड़ी सी अपॉलॉजीज करना चाहूंगा, यहाँ पे आई मेस्ड अप थोड़ा सा, और मैंने तस्वीर गलत प्रिंट करा ली। 712 ईस्वी में क्या हुआ था, बहुत मशहूर इवेंट है, मोहम्मद बिन कासिम आए थे। सो यहाँ पे मुझे अलेक्जेंडर की तस्वीर लगानी पड़ेगी क्योंकि मैं उनकी तस्वीर जो है वो प्रिंट कराना भूल गया हूँ। आप जो कहेंगे हम वो मान अच्छा जी, चलो तो हम इसको विद डिस्क्लेमर लगा देते हैं कि जी ये यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम है, लेकिन एसेंशली ये जो है वो अलेक्जेंडर की तस्वीर है। तो खैर ये हिंदू शाही के पीरियड से पहले था, और ये जिस टाइम पे यहाँ आए थे तो इन्होंने मुल्तान तक जो है वो फतूहात की थी। सो इस पॉइंट से जो ऑनवर्ड्स है वो इस्लामिक हिस्ट्री पाकिस्तान के रीजन की शुरू होती है। बल्कि एक्चुअली इससे पहले भी थी, जो मकरान कोस्ट के कई एरियाज हैं वो बहुत पहले से इस्लामिक रूल के अंडर थे। 712 ईस्वी से पहले से वो इस्लामिक रूल के अंडर आ चुके थे, उमैयद रूल के अंडर थे, बनु उमैया के जो बादशाह थी उसके अंडर थे। और खैर ये यहाँ से जो है वो शुरू करते हैं बीच से, जो सिंध के बीचेस हैं, और जाते हैं मुल्तान तक। अब उसके बाद जो है ना ये एक्चुअली आउटबैक एरिया बन जाता है रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने लोग फरार होते हैं मेन इस्लामिक खिलाफत से, जितने लोग जो है जिनकी परसिक्यूशन हो रही होती है कहीं ना कहीं इस्लामिक रीजन में, या जो कुछ भी हो रहा होता है, जिन लोगों को मेन स्ट्रीम कैलिफेट में जगह नहीं मिलती, वो लोग भाग भाग के जो है वो यहाँ पे आते हैं। और मेन इस्लामिक वर्ल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट इसको भूल चुकी होती है उस टाइम तक, अगली तकरीबन 2 से 3 सदियों तक। और यहाँ पे लोकल रूल ही एक तरीके से डी फैक्टो चल रहा होता है, ऑल्दो पीछे से जो है वो खिलाफत के अंदर ये होती है जगह। अब 997 सीई में एक और बड़ा क्रूशल इवेंट होता है। खिलाफत के अंदर ये खिता भी होता है? हाँ जी, उमैयद कैलिफेट के अंदर था ये जो अपना इंडो पाक, सिर्फ मुल्तान तक, सिंध और मुल्तान के रीजन से थे, यहाँ तक आया था वो। उसके बाद, और ये कौन से जमाने की बात है? ये 712 ईस्वी, ठीक है, 712 AD। अच्छा, 997 AD या सीई में क्या हुआ था? महमूद गजनवी साहब जो है वो थ्रोन पे आते हैं, ठीक है, गजनी के थ्रोन के ऊपर। और गजनी जो है वो बेसिकली एक अफगानिस्तान के अंदर एक इलाका है। असल में जो यहाँ पे हमलों का जो आगाज है वो उनके वालिद साहब करते हैं। उनका नाम किसी को अगर मालूम है, महमूद गजनवी के वालिद साहब का नाम, क्योंकि यहाँ पे हमलों का आगाज उन्होंने किया था। सबुक्तगीन, सबुक्तगीन उनके वालिद का नाम है। और ठीक है जी, ये बड़ी एक हिस्टोरिक इमेज है, इसके पीछे बड़ी एक स्टोरी है। ये महमूद गजनवी के उस टाइम की तस्वीर है जब वो राजा जयपाल के साथ जंग कर रहे थे। सो राजा जयपाल जो है वो इस एरिया के अंदर एक लोकल रूलर थे, और उनके खिलाफ जो है इनकी जंग होती है। अच्छा जी, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, इतना अरसा कवर कर लिया। कोई गैस कर सकता है अगला क्या है? दिल्ली सल्तनत। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक पार्ट है। 1526 मुगल्स। हाँ जी, वो तो खैर आगे हम लोग उस पर आएंगे अभी, ठीक है। अच्छा जी, सो 1206 ईस्वी के अंदर या 1210 एक्चुअली इसी टाइम के आसपास जो है वो दिल्ली सलातीन का टाइम शुरू होता है। और दिल्ली सलातीन कोई एक सल्तनत नहीं है, इसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका मज़ार लाहौर के अंदर ही मौजूद है, वो सल्तनत गुलामा के जो है वो पेशरो थे। उन्होंने वो गुलामी या ख़ानदान गुलामा का जो है वो शुरू किया था। उसके अलावा ममलूक थे, फिर इसके अलावा आखिरी जो थे वो लोधी थे। सो लोधी डायनेस्टी आखिरी थी, और इस टाइम के ऊपर ये प्राइमरली तकरीबन तमाम इंडिया को जो है वो कर चुके थे, एक्सेप्ट फॉर सदर्न इंडिया और कुछ ईस्टर्न इंडिया के पार्ट से। लेकिन हमारा वाला खित्ता जो है पाकिस्तान, वो मुकम्मल तौर पे इनके कंट्रोल के अंदर था।
ठीक है जी। अच्छा जी, ये कहाँ की तस्वीर है? हाँ जी, कहाँ पे मौजूद है ये? मुल्तान में। और इसकी जो तामीर है वो करवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। जी, तुगलक, हाँ जी। सो उन्होंने कराई थी 14वीं सदी के अंदर इसकी तामीर। और तो खैर एनीवेज, ये यहाँ तक हम जो है वो पहुंच चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। आपने सारी चीजें देख ली, आपके सामने टाइमलाइन भी आ गई है। आपको यहां से देख के बता दें सबसे लंबा टाइम पीरियड कौन सा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? टाइम पीरियड क्या मतलब जो पीरियड सबसे लंबी देर के लिए चला हो, कोई भी, मतलब जो पीरियड ऐसा जो हमने यहां पे क्लासिफाई किए हैं, सबसे ज्यादा देर कौन सा चला? स्टोन एज को छोड़ के। जी, क्लासिकल जो था। नहीं अशोका वाला टाइम, नहीं नहीं गौतम बुद्धा वाला टाइम, नहीं, बारी सारे हो जाएंगे। वो एक मिस कर जाएंगे आप लोग सब। अच्छा खैर, चले मैं आता हूँ। मुगल एम्पायर, नहीं, मुगल एम्पायर बड़ी इंटरेस्टिंगली सन 1526 में मुगल एम्पायर का आगाज होता है और 1857 में कंप्लीटली खत्म हो जाता है। बिल्कुल इतना सा जो मुगल एम्पायर होता है वो भी खत्म हो जाता है। और ये टोटल टाइम पीरियड कितना बनता है? 331 साल। और हमारी हिस्ट्री में उसके अंदर जो है ना, इसकी भरमार है इस टाइम पीरियड के बारे में। उतने तकरीबन साइज सलातीन दिल्ली का भी है, उनके बारे में कोई इतनी खास बात नहीं होती। मुगल एम्पायर के बारे में ज्यादा बात होती है। लेकिन सबसे लंबा टाइम पीरियड जो है ना जी, वो ये है, वादिये सिंध की तहजीब। तकरीबन 2000 साल, 2000 साल। और 2000 साल 3300 BC, 3300 BCE से लेके 1300 BCE तक, 1500 के आसपास भी जो है वो उनका एसेंशली, वो उसके बाद वो वाला डिक्लाइन शुरू हो गया था जब वो 100-200 साल में उड़ गए थे बिल्कुल। पर 1300 लास्ट डेट जो है एसेंशली वो बताई जाती है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव छोटा सा देता हूं। 2000 साल कितना बड़ा अरसा होता है, ठीक है। सो 2000 साल में फलस्तीन के एक छोटे से रीजन के अंदर एक नबी की विलादत होती है। उसके बाद रोमन्स का वहां पे कब्जा होता है फलस्तीन पे उस टाइम पे। और रोमन्स अगले तकरीबन 300 साल क्रिश्चियंस को मारते हैं, बकायदा प्रोसिक्यूशन होती है। सेंट पीटर को, जहां पे अब एक्चुअली सेंट पीटर्स बेसिलिका है इटली के अंदर, उल्टा लटका के सूली दी जाती है, हेड्स डाउन फीट अप। और ये रोमन एम्पायर के अंदर सब कुछ चल रहा है। और तकरीबन 4वीं सदी के अंदर आके एक राजा जो है रोमन एम्पायर का, बिजेंटीन, कॉन्स्टेंटीन, जिसे कुस्तुनतीन बोला जाता है। हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल जगह का नाम है, इस्तांबुल का पुराना नाम है। कॉन्स्टेंटाइन उस बंदे का नाम है, कुस्तुनतुनिया जगह का नाम है, कुस्तुनतीन उसका जो है वो नाम है। इस्तांबुल का पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल है या कुस्तुनतुनिया है। उसके बाद ईसाईयत जो है वो एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बन जाता है। 6वीं सदी और 6वीं सदी में अरेबिया के सहराओं में एक और पैगंबर की पैदाइश होती है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद जो है उनके मानने वाले तकरीबन आधी दुनिया पे फतह पा लेते हैं, ठीक है। और जो नॉन वर्ल्ड थी उस टाइम की, एशिया, अफ्रीका, इवन यूरोप के पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये सारा कुछ जो है, ये हम जो यहां से आगे डिस्कस कर रहे हैं वो हो रहा है 2000 सालों के अंदर। यूरोप के अंदर डार्क एजेस आते हैं, यूरोप के अंदर रेनेसां होती है, रेनेसां के बाद जो है वो एक कल्चरल रेवोल्यूशन आता है यूरोप के अंदर। यूरोप, अमेरिकाज डिस्कवर होते हैं, अमेरिकाज डिस्कवर होते हैं, न्यूजीलैंड डिस्कवर होता है, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर होता है, अंटार्कटिका डिस्कवर होता है, सब कुछ डिस्कवर होता है। कॉलोनाइजेशन होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान बनता है, एक और मेजर इवेंट दुनिया का। आजकल के हवाले से एक और बड़ी रेलेवेंट बात है, इजराइल इस्टेब्लिश होता है इसी टाइम पीरियड के अंदर। और इंसान चांद पे चला जाता है, हाँ, AI आ जाता है। इंसानों की बनाई हुई एक मिशन जो है न्यू होराइजन्स,
वो सोलर सिस्टम के आखिरी कोने पे पहुंच जाता है। वोयेजर 1, वोयेजर 2 उससे भी आगे निकल जाते हैं, जो डीप स्पेस में घूम रहे हैं इस टाइम के ऊपर। तो ये 2000 साल इतने बनते हैं, और इतने अरसे के लिए वादी सिंध की तहजीब जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उनके बड़े बड़े शहर जो भी थे और जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स उन्होंने बनाए थे वो क्यों इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो पाए थे, और वो लड़ते नहीं थे, इसीलिए जो है 2000 साल तक बच भी गए। हाँ जी, हाँ जी, और जी क्लास सिस्टम नहीं था ना शायद। हाँ, सो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वादी सिंध के बारे में, कि हमें वहां पे कोई महलात नहीं मिले, टेंपल बड़े बड़े कोई मिस्र की तरह हैराम नहीं मिले, जिसका मतलब ये है कि वहां पे प्रॉबेबली इतनी ज्यादा क्लास डिस्पैरिटी नहीं थी लोगों के बीच में, लोग आपस में खुशी से रह रहे थे। बहुत से लोग ये भी एस्टिमेट करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई रिलीजन भी नहीं था पर से, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि कोई टेंपल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन ये भी एक थ्योरी है। तो खैर एनीवेज, अगर हम उन लोगों से कुछ सीख सकें कुछ चीजें तो इंडस में, अब ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि उनकी लैंग्वेज आज तक डिकोड नहीं हुई। वो तो खैर अब हमारे तो खैर एनीवेज बहुत सा कुछ कहते हैं। ज्यादातर लोग इसको कहते हैं द्रविडियन फैमिली, जो कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उससे मिलती जुलती लैंग्वेज थी, लेकिन वो भी कोई प्रूव्ड बात नहीं है अभी के ऐसा था। कोई ये बता सकता है टोटल मुगल बादशाह कितने थे? और गेस करें। हाँ जी, 6 तो थे ना, 6 तो वो वाले हैं जिनका सबको पता है, 15 भी नहीं है, थोड़ा करीब है, अब आप नंबर के थोड़ा करीब है, 19 या 20, कुछ जो है वो 17 बताते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसको बादशाह मान रहे हैं। क्योंकि मुगलों का पीरियड तो खैर एक तो वो था ना जो आप सुनते आए हैं अपनी किताबों में, बाबर से लेके औरंगजेब तक का, जिसके अंदर जो है वो मुगलों की सल्तनत अफगानिस्तान से लेके फैली हुई थी सदर्न इंडिया तक। सदर्न इंडिया के सिर्फ कुछ स्टेट्स, कुछ किंगडम्स थे जो आज़ाद थे, जो कभी मुगलों के अंडर नहीं आए। उसके अलावा बाकी सारा जो था वो मुगल एम्पायर के अंडर था। अब इंटरेस्टिंगली इसमें एक बात ही आती है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज्यादा बात मेन पीरियड पे इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को पता होंगी उसकी बातें, अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। एक साल आया था मुगल एम्पायर के अंदर 1719, आप गैस करें उस एक साल के अंदर कितने मुगल बादशाह बदले? 4। जी नहीं, वो शाहजहां के बाद आ रही है, वो उन्हीं की आल औलाद है, शाहजहां और औरंगजेब की। 4 बादशाह एक साल में बदलते हैं। एक बादशाह 19 साल की उम्र में मर जाता है, एक बादशाह 20, 21, कोई 30 साल की उम्र में मर जाता है। और इस सबके पीछे कौन बैठे हुए थे? 2 भाई, उनको सैयद ब्रदर्स बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनका। और वो जो है वो पपेट बादशाह ला रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि ऊपर से जो मुगलों की स्ट्रेंथ थी, जो ग्रेटनेस थी, वो काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। अभी हम आगे आएंगे तो 1749 के अंदर जो है वो अब्दाली आ गए थे इधर से अफगानिस्तान से, नीचे से सदर्न इंडिया से मराठास उठ के आ गए थे। तो बेसिकली हर जगह से बेचारे मुगलों को कुट्टी पड़ रही थी वहां पे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एक लीडर निकला जिसका नाम है मोहम्मद शाह, उनको प्यार से जो है वो रंगीला भी बोलते हैं हम। हाँ जी, तो मोहम्मद शाह रंगीला वैसे तो बहुत जालिम आदमी था, और उनके बारे में कैरेक्टर का भी जो है वो बहुत वो किया जाता है, लेकिन उनकी एक मेजर डेवलपमेंट थी, वो अगर कोई बता सके। एक तो ये कि उन्होंने सैयद बरादरान से जान छुड़वाई थी। 1719 के अंदर चौथे बादशाह ये आए थे, ठीक है, तो इन्होंने सैयद बरादरान को जो है वो ठिकाने लगा दिया था। उसके बाद जो है ये खुद अगले तकरीबन 30 साल जो है इन्होंने हुक्मरानी की है। खैर, इन्होंने जो रॉयल कोर्ट की जुबान थी मुगल एम्पायर की, वो पर्शियन से उर्दू पे चेंज की थी। सो दैट्स द फर्स्ट टाइम जब उर्दू मुगल एम्पायर की जुबान बनी थी, उससे पहले तक पर्शियन ही थी। क्यों चेंज की? क्योंकि उस टाइम तक मुगल जो है, एक तो इनका इन्फ्लुएंस काफी हद तक कम हो चुका था, उर्दू एज अ जबान जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी उस टाइम के ऊपर, और वो रॉयल जबान समझी जाती थी उस जमाने में, क्योंकि उर्दू जो है वो एक आर्टिफिशियली आप समझ लें क्रिएटेड जबान है, जो नवाबों और बड़े बड़े जो है घरों में बनी है। ये सड़कों से थड़ों से उठ के नहीं गई, ये बहुत ऊपर बनी है, तो वो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया उसके बाद। रॉयल लैंग्वेज। और उर्दू का ओरिजिन कहां से शुरू, कब शुरू होता है? उर्दू का ओरिजिन जो है इसके लिए आपको काफी पीछे जाना पड़ेगा।
ओरिजिनली एक ही लैंग्वेज थी जिसको हिंदुस्तानी भी बोलते हैं कुछ लोग, जहाँ से उर्दू और हिंदी दोनों निकले हैं। लेकिन मॉडर्न डे उर्दू का जो है वो सरखेल या आगाज, बिल्कुल आगाज में वो अमीर खुसरो को करार दिया जाता है, क्योंकि अमीर खुसरो ने जो है वो कलाम लिखे थे, और वो ये सलातीन दिल्ली के टाइम पे हो रहा था। वो एक नज़्म भी है ना, उर्दू हाँ। में मेरा नाम, हाँ तो उसमें बड़ी हाँ डिटेल है। हाँ, सो वो अमीर खुसरो को जो है उसका क्रेडिट दिया जाता है। हाँ, उसकी फारसी की जो लैंग्वेज है उसमें भी मिलते हैं जी। उर्दू के अल्फाज भी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो डेफिनेटली वो होता रहा ना काम। अल्फाज भी हैं। हाँ जी हाँ जी, डेफिनेटली वो तो है ही है। लेकिन हाँ जी हाँ जी खुसरो जो है वो हाँ जी, अमीर खुसरो को वो समझा जाता है कि उनसे ही वो जबान जो है वो मेजरली जो है वो स्टार्ट हुई, और स्पेशली उन्होंने जो है वो उसको एक तरीके से सुना दूं अभी तक हाँ जी तुझ लब की सिफ्त लाल व बदख्शा सु कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला सु कहूंगा। हाँ, समझ है कि किसी ये दक्कनी जबान में, क्योंकि मुझे इनका नाम नहीं पता। गंगा ये वाली जमुनी दक्कनी जुबान है। है, उर्दू भी है, हाँ फारसी भी है। नहीं नहीं, वो है क्योंकि उर्दू के बहुत से डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं ना। जो दक्कनी उर्दू है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दिल्ली हाँ। दक्कनी उर्दू ये मुख्तलिफ दबे हाँ जी ज़बान है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, जो आपने बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। हाँ जी, एक साल एक को मरवाया था, फिर कुछ टाइम बाद अगले को भी खड़का दिया था। हाँ, इसीलिए वो बच गया था इतना अरसा। खैर, इस टाइम पे जो 1749 का पीरियड है, ये तकरीबन अराउंड दैट टाइम वो पीरियड है जब मोहम्मद शाह रंगीला का इंतकाल होता है, 1748-49 इसी टाइम के आसपास। और इसके बाद जो है वो मुगल एम्पायर जो है वो बिल्कुल डिसरे में चला जाता है, और इसी के बाद जो है वो अब्तालियों का कब्जा होता है, कुछ ब्रीफ टाइम के लिए मरहट्टों का कब्जा होता है। और हाँ, एनीवेज, और यही वो टाइम है जब पंजाब के अंदर जो है वो सिख आहिस्ता आहिस्ता हाँ बढ़ना शुरू होते हैं। पहली उनकी एक स्ट्रगल थी जो बंदा सिंह वाली थी, वो तो क्रश हो गई थी, लेकिन फिर इवेंचुअली जो है वो सिख मिसलें बनी। फिर सिखों की जो है वो आगे सिख एम्पायर आया, महाराजा रंजीत सिंह, ये उनकी समाधि की तस्वीर है, ये लाहौर फोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद है। इसी टाइम पे सिंध के अंदर जो है वो तालपुर डायनेस्टी और कलहोड़ो डायनेस्टी और ये सारे जो रूलर्स हैं, क्योंकि मुगलों के हाथ से चीज़ें निकल चुकी हुई थी। अच्छा, इसमें आपने जी। एक और अहम वाकया नहीं बताया जी। कि नादिर शाह अफगानिस्तान से आता है और आके एक बादशाह रंगीला का, मोहम्मद शाह रंगीला जी। की सरजनिश करता है। हाँ। और बहुत तबाही फेरता है, हाँ। फिर चला जाता है उसे माफ हाँ, अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, ये बड़ा शुक्रिया आपने इसको ऐड किया, थैंक यू सो मच। जिसको वो अक्सर कहता था, हाँ। लोग उसे बताते थे, हाँ। वो कहता था दिल्ली दूर है, हाँ। दिल्ली बहुत दूर है, हाँ। दिल्ली- हाँ 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 हाँ, ये यहाँ से इनको तुरंत भी लेके जाता है। हाँ, नाइस। और ये वो टाइम पीरियड है जब महाराजा रंजीत सिंह जो है वो कोहिनूर चुराता है। कोहिनूर का चुराता तो खैर नहीं, एक्चुअली वो एक जबरदस्ती उससे ब्लैकमेल करके हत्याता है। कोहिनूर का पता है किसी को? डायमंड है। हाँ, डायमंड है। आप लोगों में से मुबारक हवेली का नाम किसने सुना हुआ? हाँ जी, तो मुबारक हवेली है मोची दरवाजे के अंदर। उस हवेली में कहते हैं कि रंजीत सिंह ने जो है वो हीरा लिया था। तो खैर, एनीवेज, ये एक और एक्साइटिंग इस पे बात थी। और 1857 के अंदर हमारे हर दिल अजीज अंग्रेज सरकार जो है वो इवेंचुअली कब्जा कर लेते हैं। आखिरी जो रेजिस्टेंस होता है उनके खिलाफ। कैसे डूम्सडे का फॉल भी कह सकते हैं? हाँ जी, इसका डूम्सडे का ओरिजिन भी कह सकते हैं सर, क्योंकि अंग्रेजों की कॉलोनियलिज्म यहाँ से। प्रॉबेबली आप कह भी सकते हैं एक सेंस में, अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में हिस्ट्री को करें। ये बिल्डिंग किसी ने देखी है? लाहौर म्यूजियम। हाँ, लाहौर म्यूजियम में। सो ये बड़ा एक हसीन इम्तजाज है कॉलोनियल आर्किटेक्चर और इंडियन लोकल, या जो भी आप इसको कहें, इंडिजिनस आर्किटेक्चर का। तो ये एक तरीके से जो है उसकी एक इमेज है अंग्रेजों का। सर जी, आपने इसे कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी कहा और इंडिजिनस आर्किटेक्चर भी। मिक्सचर है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था 1750। पीरियड भी कहते हैं। हाँ जी जी, वो तो ब्रिटिश पीरियड तो ऑब्वियसली है ही है। 1757 के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था। हाँ जी, सो ये अंग्रेजों की पहली बड़ी फतह थी इस खत्ते में,
जब इन्होंने जंगे प्लासी के बाद जो मीर जाफर का नाम आता है बहुत ऊपर, सो उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया था और मीर जाफर की हेल्प के तहत, और खैर उसके बाद उन्होंने जो है वो 1757 से लेके उन्हें 1857 तक 100 साल लगे थे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए। और इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा जो नाको चने उनको चबवाए थे वो थे सिख एम्पायर वाले, जो कि पंजाब है जिस खत्ते में हम बैठे हुए आज। और कई हिस्टोरियंस के मुताबिक, कई हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव के मुताबिक एक और बहुत मेजर रीज़न कि पंजाबी ज़बान जो है वो क्यों पंजाबी उसको इतना अच्छा नहीं समझते, उसके अंदर अंग्रेज़ों का हाथ बताया जाता है कि अंग्रेज़ जो थे जब बहुत अरसे तक यहाँ कब्जा नहीं कर पाए, तो जब फाइनली उन्होंने कब्जा किया तो उन्होंने कहा कि भाई पंजाबी ज़बान जो है ना उसको पीछे फेंका जाए, बीच में उर्दू भी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, और पंजाबी ज़बान जो है ऑफिशियल लैंग्वेज पहले एक लेवल उर्दू फिर एक लेवल इंग्लिश आगे, और पंजाबी को जो है वो बाहर फेंका जाए। सो ये पंजाबी के साथ भी एक ट्रेजेडी है, पंजाबी लैंग्वेज की भी मैंने कहा यहाँ पे एक बात कर लें, ये एक पर्सपेक्टिव है। फारसी जुबान से भी उन्होंने ये ब्लॉक सारा तोड़ा है। जी। ईरान, अफगानिस्तान, जी, जी। रियासतों में हिंदुस्तान में पहली जो जुबान मुस्तहकम थी वो फारसी थी। फारसी को तोड़ने के लिए इन्होंने उर्दू लेकर आए ताकि ये इस खित्ते की जितनी भी ज्योग्राफी जो बाउंड्री साथ है ना तोड़ी जाए। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी अंग्रेजी, अंग्रेज पीरियड के अंदर। विलियम कॉलेज ने इसका बढ़ाया। जी 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 जी। और उससे पहले जो है एक्चुअली अभी आपने बात की, जी जी कुछ कह रहे थे आप? सबसे पहले पर्शियन, हाँ, पर्शियन से पहले जो एक और सेंट्रल लैंग्वेज एक जमाने में रही थी वो थी संस्कृत, जो कि पूरे इंडिया में बोली जा रही थी, जिसका ओल्ड संस्कृत का ये स्क्रिप्ट ये है। उसमें संस्कृत में ये इशू था कि वो सिर्फ अशराफिया के लिए, वो यहाँ तक कि कोई आम आदमी सुन लेता था तो उसके कान में शीशा डाल देते थे। वो खत्म हो गई कि वो अशराफिया की जुबान थी, अवाम की जुबान नहीं बन पाई। अच्छा, ये थोड़ा सा ये डिबेटेबल हो सकता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि उर्दू का ओरिजिन्स भी ऐसा ही था। असल में संस्कृत जो थी वो रिलीजियस लैंग्वेज थी, जिस तरह उर्दू जो थी वो एक नवाबी जबान थी, कम लोग बोलते थे। लेकिन संस्कृत के बहुत से जो आगे डिफरेंट डायलेक्ट्स निकले थे जिनको प्राकृत डायलेक्ट्स बोलते हैं, जिनमें से हमारी सारी लोकल जबानें निकली हुई हैं। पंजाबी एक किस्म के डायलेक्ट में से निकली हुई है, बाकी अगर आप बंगाली चले जाएंगे तो वो एक और डायलेक्ट से निकली हुई है। ठीक है, सो ये सारी वो है। और आपकी बात ही कि संस्कृत अवाम तक इतनी ज़्यादा जो है वो टुवर्ड्स द एंड एनीवेज नहीं थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। और एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हिंदुइज्म में एक चीज़ है, पुराण बोला जाता है उनको, और वो एसेंशियली वेदों की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। जो अभी हमने यहाँ पे वेद देखे थे, एसेंशियली ये बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में, बहुत कॉम्प्लेक्स संस्कृत में लिखे हुए हैं, और ये समझने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है। तो उन्होंने फिर उसको आसान कहानियों में लोकल पब्लिक के लिए जो है वो कर दिया। खैर एनीवेज, आखिरी 1947 में क्या हुआ, मैं एक और सेक्शन बनाने लगा था आगे, अच्छा किया नहीं बनाया। वो फिर मैंने कहा रहने देते हैं। और स्टोरी होना था। नहीं वो एक्चुअली, लेकिन मैंने सोचा था वो टेक्निकल रीजंस की वजह से मैंने निकाला है। एक्चुअली मैं उसको डालता वरना 1971, लेकिन क्योंकि वो इस रीजन से नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो पाकिस्तान कंट्री का पार्ट था, तो पाकिस्तान लैंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो फिर उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती चीज। खैर एनीवेज, अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा अगर कोई सवाल, कोई कमेंट आप देना चाहें। हाँ, यही लफ्ज है। ठीक है, थैंक यू।